सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है एंड ये पर्सन सी है। और मान लो पर्सन ए का बर्थडे है, ठीक है। तो ये अपना केक दे रहा है, ये अपने ये तो कोई अलग पर्सन है उसको। तो मान लो ये अपना केक दिया है इसको 50 ग्राम, ठीक है। और इसको वो 100 ग्राम दिया, ठीक। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलता है कि अगर अगर ए का बर्थडे पे बी को ये 100 ग्राम केक दिया ना, तो अगर बी का भी बर्थडे होगा, ठीक है, तो बी भी ए को 100 ग्राम ही केक देगा। जैसे कि हम लोग ऐसे जनरल लाइफ में भी करते हैं, वैसे ही होगा। लेकिन अगर फिर सी का बर्थडे होगा, तो सी भी ए को कितना देगा केक, वो भी 50 ग्राम देगा, जितना वो दिया है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, ठीक है। मान लो ये वाला ब्रांच है, कोई ये ब्रांच है, इसके पास बर्थडे है और इसका वोल्टेज सोर्स मान लो कोई V था, ठीक है। तो अगर ये V के कारण इसमें अगर R2 में I2 करंट गया है, ठीक है, एंड R3 में I3 करंट गया है, ठीक। तो अगर ये सोर्स, मतलब कि अगर ये बर्थडे केक R2 में होगा, अगर बर्थडे केक R2 के पास होगा, मतलब R2 का जब बर्थडे होगा, ठीक है, जब R2 का बर्थडे होगा, सॉरी ये वाला शॉर्ट हो गया, जब R2 का बर्थडे होगा, फिर उस केस में जो करंट, जितना करंट इधर जा रहा था ना I2 पहले से, उतना ही करंट इधर जाएगा। अगर मान लो इधर करंट जा रहा है IX, तो IX जो होगा कितना होगा, IX जो होगा इक्वल टू होगा I2 के। और अगर अगर बर्थडे R3 का बर्थडे होगा फिर इस बार, तो उससे कितना जाएगा, अगर R3 का बर्थडे हुआ और R1 से जो करंट जा रहा है वो मान लो IY है, तो इस बार IY जो होगा, IY कितना होगा, I3 के बराबर होगा। मतलब अगर फर्स्ट वाले ब्रांच में अगर R1 का बर्थडे था, तो जितना केक उस R3 को दिया है, ठीक है, तो R3 का भी बर्थडे होगा तो उतना ही केक वो R1 को देगा। और जब R2 का बर्थडे था, तो जितना केक R1 को दिया है उतना ही केक R1 का बर्थडे होगा तो वो R2 के देगा। सेम क्वेश्चन अप्लाई करता है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है नेटवर्क थ्योरी में, और वो जो दिया रेसिप्रोसिटी थ्योरम के कारण है। पढ़ते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता क्या है। उसका स्टेटमेंट है इन एनी ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क, मतलब कि कोई भी ब्रांच है किसी भी नेटवर्क का, द करंट आई ड्यू टू ए सिंगल सोर्स, मतलब करंट आई मतलब जो भी करंट जा रहा है एक सिंगल सोर्स के कारण, ऑफ वोल्टेज भी, किसी सिंगल सोर्स वोल्टेज भी, मतलब यहाँ पे वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम वहां अप्लाई होगा जहां पे वोल्टेज सोर्स हो और वो भी सिंगल वोल्टेज सोर्स हो। अब डबल वोल्टेज सोर्स या ट्रिपल वोल्टेज सोर्स में क्यों नहीं अप्लाई होता वो भी हम आपको बताएंगे, कि एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स पे वो अप्लीकेबल क्यों नहीं होता है। इन एनी ब्रांच ऑफ नेटवर्क और सर्किट द करंट I due to a single source of voltage V present elsewhere in the network is equal to the current through the branch in which the source was originally placed when the source is placed in the branch in which the current I was originally obtained। मतलब यह हुआ कि कहीं भी किसी भी नेटवर्क में कोई नेटवर्क था, ठीक है, और कहीं पे सोर्स प्रेजेंट था, और उसके कारण हमें मान लो किसी एक ब्रांच में यहाँ पे करंट आई मिला, ठीक। ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है एंड ये B है। तो जब सोर्स वोल्टेज को रिप्लेस कर देंगे ये वाले ब्रांच में, ठीक, जब सोर्स वोल्टेज को मैं रिप्लेस कर दिया ये वाले ब्रांच में जहां पे मैंने करंट निकाला था, ठीक, तो वापस जो करंट जहां पे ओरिजिनली वोल्टेज सोर्स भी प्रेजेंट था, पहले कहां पे प्रेजेंट था, ये वाला ब्रांच में, तो ये वाला ब्रांच में जो करंट आएगा वो फिर से आई ही होगा। मतलब ये वाला ब्रांच का करंट और ये वाला ब्रांच का करंट इक्वल होगा। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोला है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह जो है पहले से लोड वो सेम ही रहेगा, R1 R2 एंड R3।
ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं कैसा होता है। पहले स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप करना होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। तो स्टेप देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसका एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे और उसका स्टेप भी वन बाय वन चेक करते रहेंगे। ठीक, तो पहला स्टेप होता है नेटवर्क थ्योरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करने का, कि आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लिए जहां पे आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि शो द एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन द गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क गिवन है, सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई कीजिए और शो कीजिए कि यहाँ पे वैलिड है या नहीं है। तो मान लेता हूँ मैंने दो जो नेटवर्क सिलेक्ट किया, दो ब्रांचेस जो सिलेक्ट किया हूँ मैं, वो कुछ इस टाइप का है। ए बी मैंने यहाँ सिलेक्ट किया एंड एक्स वाई यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो पहला स्टेप था कि दो ब्रांच सिलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करना है। तो दो ब्रांच मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक यहाँ से यहाँ तक का ब्रांच और एक ये ब्रांच। ठीक, अब हमको दूसरा स्टेप क्या करना है, फाइंड द करंट द ब्रांच इज ऑब्टाइंड यूजिंग एनी मेथड। कोई भी मेथड लगाकर आप दोनों ब्रांच में करंट फाइंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे हर ब्रांच का करंट फाइंड कर लिया, बस ऐसे कि दिखाने के लिए आपको कि कौन कौन सा इक्वल हो रहा है और कौन इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर ये V के कारण इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है I1 I2 I3 पहले। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, अगर आप KVL लगाओगे 1 में, ये नोड 1 मान लो, और नोड 1 पे यहाँ पे KCL पहले लगा लो। KCL लगाने से क्या होगा, ये आउटवर्ड करंट है I2 एंड ये आउटवर्ड करंट है I3। तो I1 इक्वल टू कितना होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I3 होगा। तो I3 क्या आ जाएगा, I3 होगा I1 माइनस I2। अब KVL अगर लगाए लूप, कौन से लूप में, 1 वाला लूप। ये लूप 1 कौन सा है, ये वाला लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं KVL लगा रहा हूँ, ये वाले लूप में KVL लगाऊं तो क्या लिखूंगा, 10 माइनस 4I1 माइनस 2I3, ये वाला 2I3 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, I3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, तो 10 माइनस 4I1 माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। कितना जाएगा, 10 माइनस 6I1, ये 4I1 एंड ये वाला 2I1 दोनों माइनस के साथ है, तो माइनस 6I1 हो गया, माइनस 6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। फिर कितना आ गया मेरा, 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। अगर 2 से सबको डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। तो I2 यहाँ से मेरा आ गया 3I1 माइनस 5। क्योंकि यहाँ पे कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो आप लोग, चाहे आपको नोडल यूज कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बार एक ही मेथड यूज करूँ। KVL KCL मैं हर बार यूज करके आपको सिखा रहा हूँ, ताकि KVL KCL पे आपको कमांड हो जाए। मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहा हूँ KVL। ठीक, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2I3, ये प्लस है एंड ये माइनस है, तो माइनस टू प्लस जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 2I3 माइनस 3I2 माइनस 2I2, ये वाला आएगा इक्वेशन। तो 2I3 माइनस 3I2 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। फाइनली मेरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, I3 का वैल्यू रख देते हैं I1 माइनस I2, जो ये आया था, ये वाला वैल्यू ये मैं रख रहा हूँ। I3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 5, ये 5 ये 3 एंड ये 2, 5I2 इक्वल टू 0। 2I1 माइनस 7I2 इक्वल टू 0, ये 7 जैसे हो गया, ये वाला 2I2 यहाँ से आया एंड ये माइनस 5I2 पहले से था, तो माइनस 2I2 माइनस 5I2 तो कितना हो गया, माइनस 7I2। तो I2 का जो वैल्यू है वो कितना आया मेरा, ये आया था 3I1 माइनस 5, तो उसको लिख दिया 3I1 माइनस 5, ये लिखा हुआ है, 3I1 इधर है माइनस 5 इधर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, कितना देगा, 2I1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 35 माइनस 21I1 इक्वल टू 0। अब क्या वैल्यू आया मेरा, 19I1 माइनस के साथ, देखो 2I1 इधर था और 21I1 इधर था, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के साथ था ये प्लस के साथ है, तो माइनस 19I1 एंड प्लस 35 इक्वल टू 0, ये वाला 35। कितना आ गया मेरा वैल्यू, I1 इक्वल टू 35 अपॉन 19। I1 कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू I1 आया मेरा पहले केस में, जब ये सोर्स यहीं पे था। ठीक है, XY ब्रांच में था, तो मेरा वैल्यू आया I1 का
35/19। I2 क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो I2 का वैल्यू आ गया 3i1 - 5, मतलब जो वैल्यू रखेंगे तो आ गया मेरा कुछ 10/19। तो I2 का वैल्यू आ गया मेरा 10/19। अब देखो, अब I3 निकालना है मुझे। I3 का वैल्यू क्या होगा, I1 - I2, ये अभी इक्वेशन लाया था, ये I1 - I2, तो उसका वैल्यू रख देते हैं I1 और I2 का, तो कितना आ जाएगा, ये 35 है और ये 10 है, 35 - 10 कितना हो जाएगा 25, तो 25/90 एम्पियर आ गया। अब क्या करते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोला था कि अगर आपने पहले किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स था और उसके कारण किसी अदर ब्रांच में करंट निकाल लिया है, तो जब वो वाले वोल्टेज सोर्स को अदर ब्रांच में रखोगे तो जो वोल्टेज सोर्स जहां पे पहले ओरिजिनली प्लेस था वहां पे जो करंट का वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा जहां पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ नहीं था और पहले आपने कैलकुलेट किया था। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लगाया था और इधर कैलकुलेट किया था, दूसरी बार मैं इधर में ए बी ब्रांच के क्रॉस में वोल्टेज सोर्स लगाया हूँ, तो एक्स वाई ब्रांच में कितना करंट जाएगा, वो करंट इक्वल होगा किसके, ये वाला जो करंट पहले जा रहा था I2 के। वो अभी हम करेंगे, आता है कि नहीं वो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया, जो यहाँ था उसको मैं यहाँ पे रख दिया। हाँ, वोल्टेज सोर्स अब ये रखना कि आइडेंटिकल रखना, इधर में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में था तो इधर भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखना, ठीक है। पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ भी हमने पॉजिटिव ऊपर ही रखा है, ठीक है। अगर आप उल्टा कर दोगे, पॉजिटिव नीचे कर दोगे, तो फिर आपका डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन जो होगा इधर से आ जाएगा, मतलब जो पहले से इधर से है, तो वो जब करंट का डायरेक्शन लोगे, जब ये रिवर्स कर दोगे तो वो इधर से आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये वाला नहीं करना है, आप एक डायरेक्शन कोई चूज करो, जो डायरेक्शन पहले था वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है, ठीक। ओके, अब आगे कैलकुलेट करना है मुझे फिर से करंट। मान लो इधर से I1 डैश जा रहा है, ये I2 I3 डैश है, यहाँ पे I2 डैश है, ठीक। अब फिर से केवीएल लगाते हैं और सॉल्व करते हैं कि हमको करंट फिर से निकालना है, सबका करंट। करंट निकालने के लिए मैं फिर से केसीएल में लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे केसीएल लगाऊंगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड करंट कौन सा है, I1 डैश एंड I3 डैश, तो I3 डैश जो होगा I2 डैश माइनस I1 डैश होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I1 डैश प्लस I3 डैश इक्वल टू होगा I2 डैश के, ठीक। तो यहाँ पे मेरा I3 डैश कितना हो जाएगा, I3 डैश जो होगा I2 डैश माइनस I1 डैश, तो ये आ गया। अब मैं केवीएल लगा रहा हूँ, केवीएल यहाँ पे लगा रहा हूँ यूजिंग केवीएल इन लूप, कौन से लूप में, ये वाले लूप में, ये लूप में मैं लगा रहा हूँ पहले, ठीक है। ये लूप 1 मान के लगा रहा हूँ, तो वो वाले में लगा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, माइनस प्लस जा रहा हूँ तो 10 वोल्ट माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू I2 माइनस 3 इंटू I2, मतलब 2 एंड ये 3 5/2 में डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे 5/2 डैश एंड माइनस ये 2I3 डैश, ये वाला 2I3 डैश इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, I3 डैश का वैल्यू पुट करते हैं, I2 डैश माइनस I1 डैश, I2 डैश माइनस I1 डैश इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व कर लेते हैं आगे, 10 माइनस, अब ये 5I2 डैश पहले से था और यहाँ से 2I2 डैश कितना हो जाएगा 7I2 डैश प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2I1 डैश इक्वल टू 0। फिर से अब मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 2I1 डैश माइनस 7I2 डैश इक्वल टू -10, ये वाला मैं इधर भेज दिया हूँ, ठीक। ये मेरा मान लेता हूँ इक्वेशन 1 है, ठीक। अब दूसरी बार केवीएल लगा रहा हूँ कि किसमें, इन लूप 2, दूसरे लूप में मैं केवीएल लगा रहा हूँ, कौन से लूप में, ये वाले लूप में, ये लूप में केवीएल लगा रहा हूँ मैं। तो कितना लिखूंगा 2I3 डैश माइनस 4I1 डैश, 2I3 10 कैसे, ये इधर से मूव किया हूँ एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये माइनस से ये प्लस है, तो माइनस से प्लस जाऊंगा तो ये प्लस लिखूंगा, एंड ये प्लस है इधर के लिए और ये माइनस है तो प्लस से माइनस जाएगा तो माइनस लिखूंगा। तो ये प्लस में लिखा हूँ प्लस 2I3 डैश माइनस 4I1 डैश इक्वल टू 0। I3 डैश का फिर से वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू I2 डैश माइनस I1 डैश माइनस 4I1 डैश इक्वल टू 0, फिर 2I2 डैश माइनस, अब ये देखो 2I2 डैश यहाँ है एंड 2I2 डैश ये वाला हो गया, अब 4I1 डैश पहले से है,
कितना आ जाएगा 2i2 डैश माइनस 6i1 डैश इक्वल टू 0 हो गया। तो i2 डैश इक्वल टू कितना आया 3i1 डैश। ये एक और रिलेशन आ गया मेरे पास। अब i2 डैश का जो वैल्यू है i3 डैश के टर्म में आ गया, ये वाला वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे डालोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 2i1 डैश है, माइनस ऑफ 2i1 डैश माइनस 7। अब 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, i2 डैश का वैल्यू 3 इंटू i1 डैश है, तो 3 इंटू i1 डैश रखा तो कितना आ जाएगा माइनस 10 आ गया, इक्वल टू ये जो माइनस 10 यहाँ पे था, ठीक है, ये माइनस 10 हुआ। अब देखो 2i1 डैश माइनस अब कितना हो जाएगा 21i1 डैश हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ये टोटल कितना हो जाएगा माइनस 19i1 डैश इक्वल टू 10। तो i1 डैश कितना आ जाएगा 10/90, ठीक। अब आगे कैलकुलेट करते हैं i2 डैश कितना हो जाएगा, i2 डैश जो होगा 3 इंटू i1 डैश जो अभी अभी आया था ये वाले, तो वहां से मेरा आएगा 30/90 एंड i3 डैश कितना हो गया 20/90। अब देखो यहाँ पे इक्वल कौन कौन सा आया, इक्वल आपको कौन कौन सा आया, देखो यहाँ पे i1 डैश जो है, i1 डैश कौन सा, ये वाला ब्रांच करंट i1 डैश, और पहले से जो था करंट कौन सा i1 डैश जो था, अब इक्वल किसके आ रहा है i2 के। i2 कितना था यहाँ पे आपको देखो, अगर वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा i2 जो वैल्यू आया है 10/90, तो i2 इक्वल हो रहा है किसके i1 डैश के। अब ये देखो दोनों ब्रांच कौन कौन सा था, ये वाला जो करंट है दूसरी बार में, इसके कारण जो करंट इसमें जा रहा है XY ब्रांच में, जब AB ब्रांच में वोल्टेज था तो जितना करंट XY ब्रांच में जा रहा था उतना ही करंट जब XY ब्रांच में वोल्टेज था, जब XY ब्रांच में वोल्टेज था उतना ही करंट जा रहा है AB ब्रांच में। मतलब ये हुआ कि जब इसके XY का बर्थडे था तो AB को जितना केक दिया, ठीक है, उतना ही केक दिया कौन सा AB का जब बर्थडे था तो XY को केक दिया। अब यहाँ पे एक और गौर फरमाने की बात है, और कोई ब्रांच में करंट इक्वल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि जब AB के XY में बर्थडे था, जब XY में बर्थडे था ना, तो वो अपने हिसाब से ये वाला जो है 2 ओम का ब्रांच, ये 2 ओम वाले ब्रांच में अपने हिसाब से दिया है, इसके जितना करीबी रिलेशन था उसके हिसाब से अपना केक दिया, ठीक है, और इसको अपने हिसाब से दिया। तो जब इसमें वेरीफाई करते ना तो इसमें जितना करंट आया था वो इसमें करंट जाता, ठीक, जब ये दोनों ब्रांच में वेरीफाई करते। तो इसे यहाँ से केक से समझ लेते हैं कि मान लो इसका अगर ये A का बर्थडे था तो B को 100 ग्राम दिया, ठीक, और A का बर्थडे था तो C को 50 ग्राम दिया, ठीक है। अब हमको ये नहीं बोल सकते कि जब ये C का बर्थडे होगा तो C वाला B को ये 200 ग्राम भी दे सकता है और 50 ग्राम भी दे सकता है और 10 ग्राम भी दे सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये अब इसका मर्जी है कि C B को कितना दे। हाँ, लेकिन ये है कि C जितना B को देगा तो B का भी बर्थडे होगा ना, तो B भी C को उतना ही देगा। यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम है कि दो सोर्स के लिए ये वैलिड नहीं है, मतलब सिंगल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, तभी बोला था कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दो सोर्स के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते वो आपको यहाँ प्रूव करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब फिर से हम लोग बर्थडे पे चलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, जब दो का होगा तो क्यों वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर से हम लोग चलते हैं ये बर्थडे वाले बॉय के पास, तो बर्थडे बॉय से पूछेंगे, ये बर्थडे बॉय से फिर से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे नहीं हो रहा है। तभी देखो कि मान लो यहाँ A का जब बर्थडे था एंड B का भी बर्थडे था, दोनों को सेम डे बर्थडे था, तो क्या होगा, ये दिया इसको C को दिया 100 ग्राम 100 ग्राम केक दिया, और B जो है C को दिया 200 ग्राम केक दिया, इसके पास टोटल कितना आया 300 ग्राम केक आया, 300 ग्राम केक आया। अब सपोज करो कि ये बर्थडे जो है अब आया A का बर्थडे नहीं है, ठीक, मान लो B एंड C का बर्थडे है, B एंड C के घर में बर्थडे है, ठीक। अब B एंड C के घर में बर्थडे है तो ये वाला जितना दे रहा था, मान लो ये पहले से इसको मान लो 100 ग्राम दे रहा था, तो ये भी तो 100 ग्राम देगा, ये 100 ग्राम दिया, और ये वाला
इसको कितना देगा, ये पहले से इसको 100 ग्राम दिया था तो ये भी अपना 100 ग्राम देगा, ये 100 ग्राम पहले दे रहा था तो इसके पास कितना आया 200 ग्राम। देखो कि ये वैल्यू नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना। देखो सी को बर्थडे नहीं था तो उसको 300 ग्राम केक मिल रहा था, जबकि एक के पास एक का जो बर्थडे नहीं था तो उसको 200 ग्राम केक मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, ये वाला सी तो उतना ही दिया है लेकिन ये बी अलग कर दिया है, बी अपना अलग 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 केक दिया है। वापिस से आता है, एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं कि जहां पे मान लो दो सोर्स है, एक सोर्स ये है एक सोर्स ये है, और हम लोग मान लो कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, ये 12 वोल्ट का बैटरी है कि I1 कितना आता है। और फिर से हम लोग चेक करके देखेंगे क्या ये डबल के लिए कैसे वैलिड नहीं है, वो चेक करेंगे। मान लो यहाँ पे हम लोग नोडल लगा रहे हैं, नोडल लगाने के लिए क्या करूंगा, V ये मेरा ग्राउंड हो गया तो V माइनस 10/2 प्लस V माइनस 12/4, ये V माइनस 12 ये वाला अपॉन 4 प्लस V/6 इक्वल टू 0 होगा। फिर अगर इसको अलग अलग कर ले तो V/2 माइनस 5 प्लस V/4 माइनस 3 प्लस V/6 इक्वल टू 0 होगा। फिर ये मेरा कितना आ गया, V/2 प्लस V/4 प्लस V/6 इक्वल टू 8, 8 कहाँ से आया 3 एंड ये 5, 8 हो गया, इधर जाके माइनस था इधर लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में प्लस हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना जाएगा 12 आएगा, 6b प्लस 3b प्लस 2b इक्वल टू 8 होगा। 11 ये कितना होगा टोटल 11 भी हो गया, 11 भी इक्वल टू 12 इंटू 8, भी आ गया 12 इंटू 8 अपॉन 11। तो I1 कितना होगा, ये I1 कितना होगा V/6, तो V/6 मेरा I1 आ गया, I1 का वैल्यू आ गया V/6, और V/6 का कितना वैल्यू आया 16/11, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 अपॉन नीचे 11। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, सेकंड में केस में ये कर रहा हूँ कि अब जो यहाँ पे जो सोर्स था ना उसको मैं रिप्लेस करता हूँ दूसरे ब्रांच में जहाँ पे पहले मैं करंट निकाला हूँ। अब देखता हूँ कि क्या वो करंट जो यहाँ आ रहा था वो इधर I2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करके देखते हैं। ठीक, फिर से नोट लगा रहा हूँ तो ये मान लो है कि इस बार जो वोल्टेज है यहाँ का वो नोड का वो Vx है और ये ग्राउंड हो गया, तो कितना हो जाएगा Vx/2 प्लस Vx माइनस 12/4 प्लस Vx माइनस 10/6 इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 12 आएगा, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 तो 3 इंटू Vx माइनस 12 प्लस अब 6 2 जा 12 तो 6 इंटू 2 तो 2 इंटू Vx माइनस 10। अब टोटल को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 6Vx प्लस 3Vx माइनस ये कितना हो जाएगा 2Vx और ये 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 एंड ये 2 इंटू 10 तो 20, ये माइनस था यहाँ पे तो ये माइनस है और यहाँ पे माइनस था तो इसलिए यहाँ माइनस है, इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, 12 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे कितना टोटल 11 Vx हो गया एंड ये कितना हो जाएगा 56 माइनस के साथ इक्वल टू 0, Vx कितना आ गया 56/11, I2 कितना आ जाएगा Vx/2 मतलब 28/11। अब यहाँ पे देखा कि आपको I1 जो है I2 की इक्वल नहीं है, I1 कितना आया था 16/11, जो I2 है वो 28/11 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला रहा है कि जब एक से ज्यादा सोर्स हो तो वहां पे वैलिड नहीं होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। लेकिन यहाँ भी ये तो है कि अगर मैं यहाँ पे ये नहीं रहता ना तो जितना करंट इसके कारण इधर जा रहा था उतना ही करंट इसके कारण इधर जाता, लेकिन ये आने से क्या हुआ, इसके कारण जितना इधर जा रहा था ना उससे ज्यादा चला गया इसके कारण इसमें, जब इसके पास बर्थडे नहीं था तो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा I2 ज्यादा आ गया है I1 से। एक अगर आपको समझ में आना तो ये एक क्वेश्चन है क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्योंकि वेरीफाई करना ही होता है उसमें, लेकिन उसका यूज आता है, कई बार आपको पता नहीं होगा क्वेश्चन सब पूछ देगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब क्या करो, आप ये क्वेश्चन देख लो, मैं बोल देता हूँ। गिवन डेट दिया हुआ है कि ये जो सर्किट था R1 R2 R3 सबका वैल्यू है वो गिवन नहीं है अभी, ये सारे सर्किट है, ये 50 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स लगा हुआ था जिससे कारण करंट यहाँ पे 4 एम्पियर आ रहा था, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा था और यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा था, ठीक। तो बोला कि फाइंड द Vx इफ R1 इज इक्वल टू 5 ओम, ये R1 का वैल्यू 5 ओम होगा जो नेटवर्क दिया हुआ है नेटवर्क बेलो नेटवर्क में, तो ये Vx का वैल्यू क्या होगा, Vx फाइंड करना है, ये प्लस माइनस दिया हुआ है
और R1 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक, दूसरे बार में क्या बोल रहा है, जो ये 50 वोल्ट सोर्स है ना वो यहाँ और यहाँ और यहाँ लगा हुआ है। अब पूछा गया है कि इसके अक्रॉस Vx के अक्रॉस मतलब R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, Vx कितना हो जाएगा। आप क्या करो, अभी पॉज करो वीडियो और आप खुद बनाओ। इसमें आप क्या करो, 2-4 मिनट लो और खुद बनाओ और देखो कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आगे करता हूँ इसको। मान लो हमने क्या करा, सुपरपोजिशन थ्योरम से कर रहा हूँ इसको। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से करेंगे तो क्या करना होगा, हमारे पास ये 3 सोर्स है, तीनों सोर्स के लिए अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा हमको। मान लो ये जो 50 ओम ये वाला सोर्स फर्स्ट वाला कंसीडर किया तो कुछ ऐसा सर्किट आया, I1 आया मान लो। दूसरा बार सेलेक्ट किया ये वाला तो I2 आया, और तीसरे बार सेलेक्ट किया ये वाला थर्ड वाला तो मेरा I3 आया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण मेरा I कितना हो जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण I की कितना वैल्यू होगा नहीं पता, I1 I2 निकालना पड़ेगा। और निकालने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा और आप मुझे लगता है कि निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि R1 R2 R3 ये सब का वैल्यू दिया हुआ नहीं, केवल R1 दिया हुआ है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे दिया हुआ क्या है आपको, ये वैल्यू। अगर 50 वोल्ट यहाँ होने से इसमें करंट 2 एम्पियर जा रहा था, तो ये अगर 50 वोल्ट यहाँ होगा, ये वाले में 50 वोल्ट होगा, ठीक है, तो इसमें भी तो करंट कितना जाएगा, इसमें तो करंट कितना 2 एम्पियर ही जाएगा ना, और यही तो I1 है ना। और जैसे ही सिमिलरली ये 50 वोल्ट का जब सोर्स यहाँ पे होगा तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें 3 एम्पियर जा रहा था तो इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा। और जब ये 50 वोल्ट यहाँ होगा तो जब ये 4 एम्पियर इसमें आ रहा था यहाँ पे होने से, ठीक है, तो जब ये R5 में अगर ये 50 वोल्ट का सोर्स होगा तो सिमिलरली R1 के थ्रू कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा। तो मेरा यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, I1 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, और ये I2 कितना आ जाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे कितना I5 के अक्रॉस 4 एम्पियर जा रहा था करंट, तो ये अब भी यहाँ पे 4 एम्पियर आएगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम के कारण। और यहाँ पे I3 कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आएगा। मतलब टोटल करंट I कितना हो जाएगा मेरा, I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब 4 3 7 एंड 2 9 एम्पियर आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे तो 9 एम्पियर आएगा। अब यहाँ से Vx हम निकाल सकते हैं। Vx कितना हो जाएगा, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो तो ये कुछ ऐसा ही आएगा ना। I तो हमको निकल गया है और ये R1 है, तो Vx मेरा आ जाएगा I इंटू R1 मतलब 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45 वोल्ट। कितना आसान था, लेकिन अगर आप सोच नहीं पाते तो ये बहुत टफ था। ठीक है, तो मुझे बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा। ये मैंने खुद ही सॉल्व किया, बनाया हूँ क्वेश्चन, मैं खुद ही क्रिएट किया हूँ और मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था हाजदी आमिर के द्वारा, वो ये था कि ये सर इस टाइप का क्वेश्चन कीजिए और यहाँ पे शायद निकालना था Vx निकालना था और थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम को यूज करना था। अब देखो यहाँ Vx निकालना, तो मैं आपको बताया था कि Vx निकालना हो मतलब वोल्टेज निकालना हो या पावर निकालना हो या करंट निकालना हो, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको सबसे पहले करंट निकालना है उसके अक्रॉस। ठीक, अगर मैं थेवेनिन यूज करता हूँ तो थेवेनिन यूज करने के लिए मैं इसको लोड रेजिस्टेंस मानकर इसको रिमूव कर देता हूँ, तो लो मैं रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे केवीएल यूज कर रहा हूँ मैं ये वाले लूप में। ठीक, अब केवीएल यूज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस 30 I2 माइनस 60 I2 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 90 माइनस 90 I2 इक्वल टू 0, I2 का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया। अब ये वाले, अब यहाँ पे क्या है, एक और लूप है, ये वाले लूप में मैं केवीएल लगा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो क्या लिखूंगा 40 माइनस 20 ये वाला 20 I1। अब देखो यहाँ पे 6 एम्पियर का ये करंट सोर्स था, तो ये तो ओपन है तो किधर इधर तो करंट जाएगा नहीं, तो किधर जाएगा करंट, इधर जाएगा। और इधर से I1 अगर आ रहा है तो इधर से कितना जाएगा I1 प्लस 6, केसीएल लगाओगे तो यहाँ पे ये इंटर कर रहा है 6 एम्पियर और इधर से इंटर हो रहा है कितना I1, तो आउट कितना हो जाएगा I1 प्लस 6। तो वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 30 इंटू I1 प्लस 6 जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम इक्वल टू 0। कितना जाएगा 40 माइनस 20 I1 माइनस 30 I1 इक्वल माइनस 180। ये 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। फिर मेरा यहाँ I1 कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 30 50 I1 माइनस के साथ माइनस 50 I1 एंड 40 एंड 180 कितना आ जाएगा माइनस 140 इक्वल टू 0। मतलब I1 आ जाएगा माइनस ऑफ 14/5। ये मेरा I1 आ गया।
I1 का वैल्यू नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं है, जैसे आया मुझे बस ये था कि I1 जो इधर से लिया था इसका मतलब था कि वो इधर जाता, लेकिन हमको वो तक चेंज नहीं करना है, बस I1 नेगेटिव आ गया, हम समझ गए कि डायरेक्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, अब हम KVL लगाएंगे किसमें, यहाँ से यहाँ तक। देखो क्योंकि हमको ये अगर लूप में घूम ले, क्योंकि इसके अक्रॉस तो मैं लगा नहीं सकता, ये करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस में KVL नहीं लगा सकता, तो मुझे KVL लगाना होगा ऐसे कुछ, ऐसे KVL लगा सकता हूँ मैं। तो KVL लगा रहा हूँ, माइनस से प्लस जाऊंगा तो क्या लिखूंगा VTH, तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो इसे VTH माइनस 60I2, माइनस 60I2 कौन सा है, ये वाला, माइनस ये प्लस एंड ये माइनस, क्योंकि I करंट जो इधर से जा रहा है I2 वो इधर ही आ रहा है, तो माइनस ऑफ 60I2 एंड फिर इधर से जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एंड ये प्लस, तो फिर इसको क्या लिखूंगा प्लस 30I1 प्लस 6, तो उसके लिखूंगा माइनस 60I2 प्लस 30I1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो VTH माइनस 60 इंटू 1 प्लस 30 इंटू I1 का वैल्यू कितना आया था, माइनस 14/5 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो VTH माइनस 60 प्लस 30 इंटू, अब ये एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 30 माइनस 14 मतलब 16/5, 16/5 इतना इक्वल टू 0 होगा, कितना आ जाएगा VTH माइनस 60 प्लस 96 इक्वल टू 0, तो VTH आएगा 36। यहाँ पे विकास जो था वो गलत कर रहा था, पता नहीं कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कोई वैल्यू निगेटिव आ गया तो क्राइम हो गया, ऐसा नहीं है, जो निगेटिव आ रहा है तो आने दो निगेटिव, आपको एज इट इज प्रोसेस वाइज ही सॉल्व करना है, निगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि आपका जो निगेटिव है वो आपका दुश्मन है, पॉजिटिव है आपका उसका वो आपका फ्रेंड है, ऐसा नहीं है, आपको नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आए उसको ही रखना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था विकास, ये इसको किसी तरह से ऐसे लगाया था कि ये पॉजिटिव आ गया उसका, ठीक है, यहाँ पे ये इसको प्लस लेकर इसको माइनस ले लिया था और ये पॉजिटिव ला दिया था, पॉजिटिव नहीं नहीं लाना है, किसी तरह करके हमको पॉजिटिव नहीं लाना है, आपको निगेटिव आ रहा है निगेटिव आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखो मुझे आरटीएच फाइंड करना है, तो आरटीएच फाइंड करने के लिए ये तो ओपन है ही, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था तो इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे करंट सोर्स था तो ओपन कर दिया, और यहाँ भी यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया। अब देखो ये दोनों 30 × 60 ये पैरेलल में है, एंड ये 20 या 30 ये भी पैरेलल में है, तो इसका कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, इसका मान लो तो कॉम्बिनेशन कितना होगा 30 × 60 अपॉन 30 + 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे ऐड कर लेना है, तो 30 × 60 अपॉन 30 + 60 कितना हो जाएगा 90, ये 30 को डिवाइड करोगे तो आप 3 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 से ये वाला कैंसिल करोगे तो ये 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 ओम, और इधर से कितना आ जाएगा 20 × 30 डिवाइडेड बाय 30 + 20 मतलब 30 × 20/50 कितना आ गया 12, ये 22 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 6 या 30, तो कितना आ जाएगा 6 × 2 12 ओम। अब ये दोनों सीरीज में है तो आरटीएच का कितना वैल्यू आ जाएगा 20 + 12 मतलब 32 ओम। अब आई निकालना है, ये वाला हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये भी VTH ये RTH और सीरीज में ये लोड रेजिस्टेंस, आई का कितना वैल्यू है VTH अपॉन RTH प्लस RL, तो VTH का वैल्यू कितना है -36, तो 36 -36 अपॉन ये 32 + 10 कितना आ जाएगा -36/42। अब Vx का वैल्यू क्या आ जाएगा Vx का वैल्यू है, अब देखो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन सेम ही है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसे है वैसे ही रहने देंगे, Vx कितना हो जाएगा I × 10, तो I × RL, RL का वैल्यू कितना 10, तो I का वैल्यू -36/40 सॉरी -36/42 × 10 कितना आ जाएगा, ये -6/7 × 10, तो उसका वैल्यू आ जाएगा -8.7 -8.57, ये मेरा वैल्यू आ गया Vx का। अगर आपने VTH को निगेटिव नहीं लिया होता, जैसे मेरा आ रहा था, अगर आप किसी तरह गलती से अगर उसको पॉजिटिव ले लिया होता तो आपका सारा आंसर गलत हो जाता, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया होता तो दोनों ऑप्शन होता, प्लस 8.57 होता एंड -8.57 होता, और अगर आप प्लस 8.57 टिक कर दिया होता तो आपका जो है आंसर गलत हो जाता, माइनस नेगेटिव मार्क्स मिल जाता, जबकि वो पॉजिटिव मिलना चाहिए था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोसेस वाइज सॉल्व कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो उससे मतलब नहीं है। सॉरी नॉर्टन थ्योरम से करते थे क्या होता, नॉर्टन थ्योरम करने के लिए क्या करना होता, मुझे ये वाला ब्रांच को शॉर्ट करना पड़ता, शॉर्ट करने के बाद मुझे शॉर्ट सर्किट करंट मतलब आयरन नॉर्टन करंट निकालना पड़ता, ओके निकाल लेते हैं। अब यहाँ नॉर्टन करंट निकाला ना, तो करंट निकालना तो चलो ये वाला को मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और ये वाला सोर्स को भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 90/30 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, और ये पैरेलल में आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला 40/20 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, और ये वाला भी इसके पैरेलल में आ गया।
इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट ले लेता हूँ और इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। कितना आ जाएगा 60 इंटू 30, 60 और 30 का इक्विवेलेंट लूंगा तो वो 20 आएगा, जो पहले भी निकाला हूँ इससे पहले आरटीएच निकालने के लिए, तो ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर अभी देखो इधर से 6 एम्पियर जा रहा है ना, और इधर से 2 एम्पियर जा रहा है और इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, तो जो इनवर्ट करंट होगा वो आउटवर्ड करंट के इक्वल होगा, मतलब इनगोइंग करंट होगा जो आउटगोइंग करंट के इक्वल होना चाहिए। केसीएल अगर यहाँ से यहाँ तक, ये तो सारे एक ही नोड है, और आउटगोइंग कौन सा I1 है, I2 आउटगोइंग है, तो I1 प्लस I2 जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, ये 2 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर मतलब 8 एम्पियर के, है ना। केसीएल यूज करने से यहाँ से यहाँ तक सब तो नोड 1 ही है, मान लो अगर 1 नोड है तो। अब केसीएल यूज करेंगे, वही लिखा हुआ है, सॉरी 8 नहीं है, 6 2 8 एंड 3 11 होगा, 11 एम्पियर होगा। तो केवीएल यूज करके मुझे 11 एम्पियर आ गया यहाँ पे I1 प्लस I2 का वैल्यू। अब ये मुझे I1 और I2 में एक और रिलेशन चाहिए, वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, चलो मैं ये वाला जो लूप है यहाँ से यहाँ तक मैं इसमें केवीएल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस ऑफ 20 I1 प्लस 12 I2, ये माइनस ऑफ 20 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया 5 I1 इक्वल टू 3 I2। अब I2 का वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ, यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, I2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 11 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 का वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ 11 माइनस I1, फिर कितना आ जाएगा 5 I1 इक्वल टू 11 3 जा 33 माइनस 3 I1, और ये 5 यहाँ पे 5 I1 था और इधर माइनस के साथ है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल इधर में कितना हो जाएगा 8 I1 हो गया इक्वल टू 33, I1 आ गया 33/8। आयन कितना आ जाएगा, आयन का वैल्यू क्या था, अब देखो यहाँ पे केसीएल लगाओ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला नोड यहाँ पे देखो, तो यहाँ से कितना जा रहा था, इधर से करंट 3 एम्पियर, इधर से I1 इधर से आयन, है ना। तो यहाँ पे आपको आयन निकालना होगा तो क्या करोगे, आयन जो होगा आयन प्लस I1 जो आउट गोइंग है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये केवल ये वाला नोट पे देखो, तो आयन प्लस I1 इक्वल टू कितना होगा, ये 3 एम्पियर के इक्वल होगा ना। तो यहाँ से मेरा आयन जो होगा कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, सॉरी I1, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे आयन का वैल्यू, आयन का वैल्यू जो 3 माइनस I1, I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 33/8, तो ये रख दिया, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 9/8 एम्पियर, ठीक। आरटीएच तो सेम ही रहेगा, जो आरटीएच का वैल्यू होगा वही मेरा आरएन भी हो जाएगा, ठीक ना। और उसका एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये वाला है, आईएन पैरेलल में आरएन और पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस। अब आई का वैल्यू अगर मान लो लोड से आई करंट पास हो रहा है तो लोड करंट डिवीजन रूल लगा लो, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा आईएन इंटू आरएन अपॉन आरएन प्लस आरएल, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ये वाला ऊपर में जाता है और दोनों को ऐड करके नीचे डिवाइड करते हैं। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 9/8 इंटू 32/42, मतलब ये आ गया 8 को 32 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 टाइम, तो 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36 अपॉन ये पहले से 42 कितना आ जाएगा -6/7। अब Vx का वैल्यू क्या आ जाएगा आई इंटू आर एल, वो कितना आ जाएगा -6/7 इंटू 10, मतलब माइनस ऑफ 8.57। तो यहाँ पे देखो पहले से जो आ रहा था वो सेम इस बार भी आया है, और माइनस साइन के साथ आया है, तो आपको पता चल गया कि दोनों जो थ्योरम है दोनों से सेम ही आंसर आता है। और जैसे भी करो, लेकिन ये बात माइनस प्लस मत छोड़ना, ठीक है, नहीं तो इससे गलत हो जाता है। आप प्रोसेस वाइज करो, आप एक केवीएल लगा रहे हो तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस ले रहे हैं, तो वो आपको फॉलो करना है, आपका आंसर जो आएगा करेक्ट आएगा, कैसे भी कर लो सेम ही आएगा आंसर। अब आज का चैलेंज है कि शो द वैलिडिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब ये देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का वैलिडिटी शो करना है इसमें। उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, हो गया, इसमें यहाँ पे भी देखो एक सोर्स है, यहाँ भी हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखो कि यहाँ पे आप कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर लो, मान लो ये वाला ब्रांच तो आपको करना ही पड़ेगा सिलेक्ट, तो एक ब्रांच से ये हो गया, और दूसरा ब्रांच आप कोई भी ये चाहो तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ब्रांच आप एक सिलेक्ट कर लो, चलो मान लो यही सिलेक्ट कर लो एक्स एंड वाई, अब अपने मन से जो भी ब्रांच सिलेक्ट कर लो।
ठीक है। तो एक बार इसके करंट ये वाला करंट निकाल लो और दूसरे बार ये सोर्स को क्या करना है, इसमें प्लेस करो और फिर ये वाला करंट निकालो। तो जब दोनों इक्वल आ गया मतलब ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो कोई अदर ब्रांच, इसमें तो वेरीफाई मेंशन किया हुआ है कि ए एंड बी एंड एक्स एंड वाई, ए एंड बी एंड एक्स वाई के बीच में आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करना है। सिमिलरली जैसे वोल्टेज सोर्स को एक बार यहाँ था एक बार यहाँ कर देना, और जब यहाँ था तो ये करंट कितना आ रहा था आपको कैलकुलेट करना है, और जब एक्स वाई ब्रांच में जब वोल्टेज सोर्स ये वाला आ जाएगा तो ए बी के अक्रॉस कितना करंट जाएगा वो कैलकुलेट कर देना। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा थ्योरम वेरीफाइड हो गया। और चैलेंज का जो पिछले विनर है वो सागर, सत्यम कुमार, विकास एंड स्नेहा। ये सत्यम अब इंटरेस्ट लेने लगा है, ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए कि अब सत्यम ही पढ़ाई कर रहा है। और विकास विकास भी कर रहा है अब मेहनत, पहले नहीं कर रहा था अब कर रहा है। सागर कंटिन्यू है और स्नेहा कंटिन्यू है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe this channel. Thank you.